गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे सन कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नर में यौनावस्था का प्रारंभ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? नर में यौनावस्था का प्रारंभ, जिसको कहते हैं प्यूबर्टी इन मेल। प्यूबर्टी इन मेल कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो टॉपिक को समाप्त करने के बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी सही आंसर रहेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिएगा, नर में यौनावस्था का जो प्रारंभ होता है यह 15 से 16 वर्ष की आयु में माना जाता है। 15 से 16 वर्ष की आयु के बीच माना जाता है। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होगा, तो वृषण जो होता है यह सक्रिय होता है। ठीक है, 15 से 16 वर्ष की आयु में पुरुषों में क्या होगा कि वृषण सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद यह क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या करेगा भैया, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ठीक, तो नर में जब यौनावस्था प्रारंभ होता है अर्थात 15 से 16 वर्ष की आयु में वृषण सक्रिय होगा। सक्रिय होने के बाद यह क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना प्रारंभ करता है। साथ ही साथ इनमें क्या होता है, अगर साथ ही साथ देखा जाए तो इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का भी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि शरीर के बाहर का जो विकास होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि नहीं ये मेल है या फीमेल है। क्योंकि छोटा सा बच्चा जब होता है भैया, अगर देखा जाए 10 साल तक या 10 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होगा, अगर सेम कपड़े पहना दिए जाए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसमें कोई डिफरेंस कर नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही ये क्या होते हैं, ये अपने प्यूबर्टी की ओर बढ़ते हैं, इनमें क्या होता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन होते दिखाई देते हैं। समझ नहीं, इनमें क्या होता है, बाय इनकी जो आकार की होता है, आकार की के हिसाब से हम बताते हैं कि इनमें अब यह मेल है कि यह फीमेल है। समझ नहीं, तो मेल फीमेल हम कैसे बताएंगे, बाय आकार की के हिसाब से बताते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर सेम कपड़ा पहनाएंगे तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो इनमें जो होता है, जो बाय आकार की होता है, इसी को हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। समझ कि नहीं? इनका जो निर्धारण होता है, इनका निर्धारण होता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा। किस ग्रंथि के द्वारा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं जैविक घड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहा जाता है। इनका निर्धारण शरीर में स्थित जैविक घड़ी अर्थात पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगर हम बात करें भैया कि जो नर में यौनावस्था का प्रारंभ होता है कि इनमें कौन कौन से हार्मोन्स किस तरीके से कार्य करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। समझा कि नहीं? ठीक है, देखिए, तो क्या होता है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, अच्छा, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग का नाम क्या होता है, कमेंट करके बताइए फटाक से। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। तो यह हार्मोन मुक्त होता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। अग्रभाग का नाम क्या होता है, बता दीजिए। इनमें देखिए, पीयूष ग्रंथि में दो भाग होता है, एक अग्रभाग होता है और एक पश्च भाग होता है। ठीक है, इनको कमेंट करके फटाफट बताइए कि इनके अग्रभाग को क्या कहेंगे और पश्च भाग को क्या कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए, इनमें क्या होता है कि यह जो GnRH हार्मोन्स निकलता है, यह क्या करता है, यह लक्षणों के विकास में मदद करता है। क्या करेगा भैया? यह लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए, GnRH के अंतर्गत में अगर देखा जाए, इनमें दो हार्मोन्स आते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LH। ठीक है, FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। समझ में आ गई नहीं? देखिएगा, अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। GnRH का जो फुल फॉर्म होगा वह होता है गोनैडोट्रोपिक रिलीजिंग
हार्मोन्स। ठीक, क्या होता है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। अगर हम बात करें FSH की बात करें, इसका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और LH का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिएगा, तो जो GnRH निकलता है कहाँ से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलेगा, जो क्या करता है? पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करता है। इतना बात समझ में आया? हमने पूछा था कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को क्या कहते हैं और पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग होता है उसको क्या कहते हैं। देखिएगा, तो इनमें दो भाग हो गया, एक अग्रभाग और एक पश्च भाग। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पश्च भाग होता है, पश्च भाग को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है कि नहीं? तो अग्र जो पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग होता है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस और पश्च भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आया होगा कि इनके अग्र भाग से GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है? पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब इनमें देखा जाए, इनमें जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, कौन से? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो विकास होता है यह होता है भैया नरलिंग हार्मोन, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। तो यह टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन निकलता है यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करता है। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? ठीक है, नर में यौनावस्था के समय कौन कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा? इनमें कौन कौन सा परिवर्तन होता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला परिवर्तन जो होगा भैया वह क्या होता है? बताइएगा ध्यान से। जब इनमें क्या होती है? यौनावस्था प्रारंभ होती है, अर्थात इनमें प्यूबर्टी आना शुरू होती है, जवानी आना शुरू होती है, तो इनमें कौन सा परिवर्तन होगा? तो सबसे पहला परिवर्तन यही होता है कि जो वृषण होता है यह हो जाएगा सक्रिय। क्या हो जाएगा? सक्रिय। सक्रिय होने के बाद यह बनाएगा क्या? शुक्राणु। क्या बनाएगा? शुक्राणु का निर्माण करना शुरू करता है। सबको समझ में आएगा? नहीं? इतना क्लियर है कि पहला पॉइंट यही है कि यौनावस्था के समय इनमें क्या होगा? जो वृषण होता है वो हो जाता है सक्रिय। सक्रिय होने के बाद शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें तो ये जो वृषण होता है, वृषण जहां पे होता है उसको क्या कहते हैं? वृषण कोष। वृषण कोष में ही पाया जाता है। तो वृषण कोष तथा शिश्न इन दोनों के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? आकार में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मतलब शिश्न का आकार भी बढ़ जाता है और जो वृषण कोष होता है, स्क्रोटम जो होता है, उसके आकार में भी क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है? चेहरे पर बाल अर्थात क्या होगा भैया? चेहरे पर बाल अर्थात दाढ़ी व मूछ। क्या होगा? चेहरे पर बाल अर्थात दाढ़ी व मूछ का आना हो जाता है। ठीक है, जब इनमें प्यूबर्टी शुरू होती है तो इनमें चेहरे पर बाल अर्थात दाढ़ी मूछ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो शरीर पर भी बाल उग जाते हैं। क्या होते हैं? शरीर पर बाल। ठीक है, ये भी क्या होंगे? उग जाएंगे, मतलब इस पे पाए जाते हैं, उग जाएंगे या फिर कहिए पाए जाते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जब प्यूबर्टी शुरू होती है तो इनमें क्या होता है? दाढ़ी मूछ आएगा, इसके साथ साथ शरीर पर भी बाल उग जाएंगे। इसमें सीने की चौड़ाई और शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। क्या होती है? शरीर की लंबाई में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो जब इनमें प्यूबर्टी शुरू होगा तो इनमें सीना की चौड़ाई बढ़ेगी और शरीर की लंबाई में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। 56 इंच का सीना बन जाएगा। समझ कि नहीं? मोदी जी जैसा।
ठीक, आगे देखिए इनमें क्या होता है, इनमें आकर्षणता किसके प्रति होगा भैया, नर है तो मेल, मेल है तो किसके प्रति होगा, फीमेल के प्रति आकर्षकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम सीधा कर सकते हैं आकर्षकता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और देखा जाए तो लैंगिक उत्तेजना में भी क्या होगा, लैंगिक उत्तेजना में भी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है, समझा कि नहीं। तो लैंगिक उत्तेजना में क्या होगा, में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है कि मेल और फीमेल, जो मेल होता है वो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे सारे थे क्या होते हैं भैया, ये परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाए जाते हैं जब मेल में प्यूबर्टी शुरू होती है। अगर इसके साथ साथ देखा जाए, इनमें क्या होता है, आवाज का भारीपन हो जाता है, आवाज का भारी होना। ठीक है, इनमें क्या होगा, आवाज भारी हो जाता है, महिलाओं में क्या होती है, आवाज मधुर हो जाती है, पतली हो जाती है, हम लोगों तो उल्टा चलता है, समझा कि नहीं। इनमें तो समझ में आया कि भारी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें देखिएगा कि जो जनन अंग होते हैं, जनन अंगों के बगल में, जनन अंगों के बगल में क्या होंगे, बाल उग जाते हैं, समझा कि नहीं। इनमें क्या होगा, जनन अंगों के बगल बगल में क्या होता है, बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं। यह था कंडीशन, सॉरी परिवर्तन था किसमें, नर में, जब नर में यौनावस्था प्रारंभ होता है उस दौरान, क्लियर है कि नहीं। तो नर में यौनावस्था के दौरान यही परिवर्तन दिखाई देते। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन पहला है कि वृषण खोल का बाहरी स्तर क्या कहलाता है, वृषण खोल का बाहरी स्तर क्या कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया, देखिएगा ऑप्शन ए दिया गया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या दिया गया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी दिया गया ट्यूनिका वेजिनैलिस, क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी दिया गया है ट्यूनिका वैक्यूलोसा, क्या दिया गया है, ट्यूनिका वैक्यूलोसा। और ऑप्शन डी जो दिया गया है, यह दिया गया है इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पहले का आंसर क्या सही होगा। ठीक है कि नहीं। तो आप लोग ऐसा करिएगा, क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा कमेंट में, क्वेश्चन फर्स्ट, इसका जो आंसर होगा उसको कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर अगर सी सही है सी कर दीजिए, बी सही है तो बी कर दीजिए, ए सही है तो ए कर दीजिए, जो भी करना है ऐसा कर दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा सेकेंड है, क्वेश्चन सेकंड दिया गया है नर लिंग हार्मोन, नर लिंग हार्मोन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन का स्राव, का स्राव करती है, कौन करती है भैया। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन पहला है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ऑप्शन है क्या है, सेमिनल वेसिकल। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया गया है, सर्टोली सेल, क्या दिया गया है, सर्टोली सेल। ठीक, ऑप्शन आपके पास आया सी, ऑप्शन सी है लीडिंग सेल, क्या दिया गया है, लीडिंग सेल, लेडिक सेल। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन डी दिया गया है आपका, ऑप्शन डी दिया गया है बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। ध्यान देखिएगा, इनमें दोनों दिया गया है, बी व सी दोनों दिया गया है। तो क्वेश्चन सेकेंड का जो राइट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। ठीक है, और इसके बाद अगर देखिएगा क्वेश्चन थर्ड कर रहा है कि शुक्राणु को पोषण व ऊर्जा प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है भैया, देखिएगा शुक्राणुओं को पोषण व ऊर्जा कौन प्रदान करता है। सेम कंडीशन वही, ए बी सी डी, चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया फ्रक्टोज, क्या दिया गया है, फ्रक्टोज। ऑप्शन बी है सुक्रोज। ठीक है,
ऑप्शन सी दिया गया है माल्टोज और ऑप्शन डी दिया गया है भैया यहाँ पे ग्लूकोज। जो भी राइट आंसर है, राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 दिया गया है कि वीर्य का पीएच मान कितना होता है। वीर्य का पीएच मान होता है, ठीक है। इसमें दिया गया है, आपका ध्यान से देखिए, ए आपका है 6.5, ठीक, बी आपका दिया गया है 7.4, सी आपका दिया गया है 8.5 और डी है 9.4। ऑप्शन जो सही दिख रहा है उसको जरूर टिक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा जनन अंग, इनमें से कौन सा जनन अंग मुख्य जनन अंग नहीं है। क्या नहीं है? मुख्य जनन अंग नहीं है। ए दिया गया है वृषण, बी दिया गया है अंडाशय। क्या दिया गया है? अंडाशय। सी दिया गया है, सी क्या है? शिश्न। और इसमें डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, वृषण को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस, ठीक है। अंडाशय को ओवरी कहा जाता है और शिश्न को पेनिस कहते हैं, ठीक है। नन ऑफ दिस। इसमें से जो आंसर आपको सही लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ये थे आपके 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर करिएगा, ठीक है। टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।